हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि पिछले कई एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसमें दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चंस का आंसर पता हो आप लिखते जाइए और लास्ट में कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और इसमें आपको यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी सभी के क्वेश्चंस यहाँ पर मिश्रित मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर 25 क्वेश्चंस करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। तो आपको बताना है कि जो हेनसांग था चीनी यात्री उसने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी यात्री जो हेनसांग है यह किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो चीनी यात्री जो हेनसांग है ये दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? तो यहाँ पर ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये चीनी यात्री आया था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है, यानी महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुआ, उनका देहांत हुआ, यह किस नाम से जाना जाता है। देखिए परित्याग, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, निर्वाण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो उनकी मृत्यु हुई थी, ये हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चंस किया था कि उनकी मृत्यु यहाँ पर कुशीनगर में हुई थी। उनका देहांत कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये भी आपको याद रखना है कि उनका जो देहांत हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। अब देखिए यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं कि धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि जो महात्मा बुद्ध जी ने वाराणसी में यानी बनारस में, काशी में अपना जो पहला वहाँ पर उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी क्या है दोस्तों? ये पहला उपदेश, पहला उपदेश, पहला उपदेश, इसे क्या धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और आपको याद रखना है कि ये पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? वाराणसी में दिए थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था। ऑप्शन है दोस्तों जैन धर्म का, बौद्ध धर्म, भक्ति संप्रदाय, ब्राह्मण संप्रदाय। तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य है वह किसका संरक्षक था, यानी किस धर्म को मानता था। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, यानी दोस्तों चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वह जैन धर्म को मानते थे। और देखिए क्योंकि इनकी मृत्यु जो हुई थी, किससे पता चलता है? क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी वह श्रवणबेलगोला में दोस्तों संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागे थे। और जो कि संलेखना विधि जो प्राण त्यागते हैं वह जैन धर्म में होता है। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला। तो आपको बताना है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला। युगांतर, देशभक्ति, केसरी, क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, केसरी। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए केसरी समाचार पत्र को निकाला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय मुख्य पुरुष देवता कौन थे। ये आपको बताना है। ऑप्शन है पशुपति महादेव, विष्णु, वरुण, कृष्णा। तो आपको बता दें दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पशुपति महादेव, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। पशुपति महादेव सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य पुरुष देवता के रूप में मानते थे पशुपति महादेव को। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वह कौन सा शहर था। तो देखिए इसे हम कहते हैं लोथल। लोथल जो कि कहाँ पर है? भारत में, गुजरात में। गुजरात में यहाँ पर पड़ता है लोथल।
अब लोथल को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह माना जाता था। इसे आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस भी बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिव्यांग पति के छोटे भाई से करने को क्या कहते थे। तो जो वैदिक काल में दोस्तों कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसके जो पति के छोटे भाई से जो विवाह किया जाता था तो उसको दोस्तों यहाँ पर नियोग के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नियोग के नाम से उसे जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है। तो जो मनु स्मृति दोस्तों धर्म ग्रंथ था वह किससे संबंधित थी। ऑप्शन है धर्म, कानून, अर्थशास्त्र, शासकीय कला। तो मनु स्मृति जो पुस्तक दोस्तों ये कानूनी से संबंधित थी, यानी कानून से संबंधित थी, क्योंकि मनु स्मृति को पहली कानूनी पुस्तक भी कहा जाता है। तो यह कानून से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि मनु स्मृति कानून से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे। तो ये आपको बताना है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो मगध के शासक कौन थे। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मगध पर आक्रमण सिकंदर ने कब किया, यानी भारत पर आक्रमण कब किया था। तो यह दोस्तों 326 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया था। अब उस समय जो भारत में शासन था यहाँ पर मगध में, तो ऑप्शन हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो उस समय जो मगध पर शासन था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नंद वंश। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। और किस सन में किया था, तो ये आपको याद रखना है कि 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और उस समय किसका शासन था, वंश तो नंद वंश था, लेकिन जो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे, उस समय धनानंद का शासन था। तो ये आप याद रखेंगे धनानंद। तो मगध में नंद वंश का शासन था और नंद वंश के अंतिम शासक यहाँ पर धनानंद थे। तो ये आपको याद रखना है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था, 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विश्व में कुल कितने महासागर हैं। तो विश्व में कुल टोटल 5 महासागर हैं। अब देखिए सबसे छोटे की बात की है तो सबसे छोटा जो महासागर हो जाएगा वह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। और यदि दोस्तों बात करें सबसे बड़े महासागर की, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। और टोटल कितने महासागर हैं, तो टोटल 5 महासागर हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे यानी मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन है दोस्तों कैस्पियन सागर, एरी झील, झील बलखास और सुपीरियर झील। तो आपको बताना है कि विश्व में जो सतह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुपीरियर झील। यानी डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो सुपीरियर झील, लेकिन अगर खारे पानी की दोस्तों सबसे बड़ी झील पूछे, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वह हो जाएगा दोस्तों कैस्पियन सागर। ये आपको याद रखना है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी कैस्पियन सागर, लेकिन अगर मीठे पानी की पूछे तो सुपीरियर झील हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों नील डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, मेकांग डेल्टा, लीना डेल्टा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और बात करें कहाँ पर पाया जाता है, तो ये दोस्तों भारत में वेस्ट बंगाल में, यानी दोस्तों पश्चिम बंगाल में ये है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है।
ऑप्शन है महानदी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महानदी पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। और यह कहाँ पर है दोस्तों, तो यह किस राज्य में, तो ओडिशा राज्य में। कहाँ पर, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए है कि घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये आपको बताना है कि घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान। तो ये जो घाना पक्षी विहार है दोस्तों, यानी घाना पक्षी अभयारण्य, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेनिसिलिन के आविष्कारक थे, यानी इनमें से कौन पेनिसिलिन के आविष्कारक थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पिंकस, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोहान इसाल्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो सी इसका राइट आंसर होगा। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के आविष्कारक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है। तो आपको बताना है कि एलिसा टेस्ट जो है वह किसका परीक्षण है, यानी किसका टेस्ट किया जाता है एलिसा टेस्ट। तो ऑप्शन है टाइफाइड, HIV, हेपेटाइटिस, डेंगू। तो जो एलिसा टेस्ट किया जाता है दोस्तों वह HIV का परीक्षण किया जाता है, HIV यानी एड्स का। तो एड्स का जो परीक्षण किया जाता है वह एलिसा टेस्ट द्वारा किया जाता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए बात करें अगर टाइफाइड की, तो टाइफाइड के लिए दोस्तों विडाल टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट। ये आपको याद रखना है कि टाइफाइड के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट यहाँ पर दोस्तों टाइफाइड के लिए हो गया। और यहाँ पर जो एलिसा टेस्ट है ये आपके HIV यानी एड्स के लिए हो गया। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों भारत का जो संविधान है उसका भाग 3 किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। मौलिक अधिकारों से, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से, मौलिक कर्तव्य से, नागरिकता से। तो इसका जो भाग 3 होता है दोस्तों संविधान का, वह आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखिए बात करें अगर दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो नीति निर्देशक तत्व जो आते हैं दोस्तों वह भाग 4 में आते हैं। किस में आते हैं, भाग 4 में। और बात करें दोस्तों मौलिक कर्तव्य की, तो ये 4 में आता है। किसमें, 4 में आर्टिकल 51 यहाँ पर हो जाएगा, 51 का। और अगर बात करें दोस्तों नागरिकता की, तो नागरिकता भाग 2 में आती है। किस में आती है, भाग 2 में। देखिए अब एक बार फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो भाग 1 में क्या है, राज्य और उसके संघ, भारत के राज्य उसके संघ यानी स्टेट और यूटी। तो भाग 1 में हो गया। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता हो गई। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में क्या हो गया दोस्तों, अभी हमने देखा जो हमारा आंसर है मौलिक अधिकार हो गए भाग 3 में। और भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में क्या हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए भाग 4 में। और बात करें दोस्तों यहाँ पर 4 में, तो 4 में हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की निम्नतम कितनी आयु होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति का कितनी आयु होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कम से कम आपकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो 25 वर्ष है, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए, यानी लोकसभा सदस्य यानी दोस्तों PM प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, जो लोकसभा सदस्य का यहाँ पर प्रधान होता है, तो उसका अगर हमें बनना है तो वो 25 वर्ष, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य या प्रधानमंत्री बनने की आयु है 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो 30 वर्ष है दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु आपकी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए अभी हमने देखा 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति के लिए भी दोस्तों क्या है, उपराष्ट्रपति के लिए भी जो आयु है वह 35 वर्ष है। ये आपको याद रखना है। देखिए 25 वर्ष लोकसभा के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि बराबर की गुफाएं कहाँ पर हैं। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड।
तो जो बराबर की गुफाएं हैं दोस्तों ये आपकी पाई जाती हैं बिहार में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। तो बराबर की गुफाएं बिहार में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि नरोरा जो एटॉमिक पावर स्टेशन है यानी नरोरा परमाणु संयंत्र, तो ये आपका किस राज्य में है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। तो नरोरा जो एटॉमिक यानी नरोरा पावर परमाणु संयंत्र जो है वह आपका है उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से होता है, यानी आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन है स्कर्वी, घेंघा, एनीमिया, रिकेट्स। तो आयोडीन की कमी से दोस्तों यहाँ पर होता है घेंघा रोग। क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर घेंघा रोग। तो घेंघा रोग दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है। अब बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो स्कर्वी रोग दोस्तों हमारा विटामिन सी की कमी से होता है, ये आप याद रखेंगे कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। और बात करें दोस्तों एनीमिया की, तो विटामिन B12, देखिए विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। और रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी से विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से यहाँ पर रिकेट्स होता है। तो यहाँ पर हमने चारों ऑप्शंस देख लिए कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी से होता है, और यहाँ पर रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रखना है, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शहर यमुना तट पर नहीं बसा है। तो कौन सा शहर यानी यमुना के तट पर, यानी यमुना नदी जो है उसके तट पर उसके किनारे नहीं बसा है, कौन सा शहर, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिल्ली, आगरा, मथुरा, लखनऊ। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि दिल्ली भी हमारा देखिए यमुना के तट पर है, आगरा भी दोस्तों हमारा यमुना के तट पर है, और मथुरा भी हमारा दोस्तों क्या है, यमुना के तट पर है। बात करें लखनऊ की, तो दोस्तों लखनऊ यमुना के तट पर नहीं है, यह आपकी गोमती नदी के किनारे है। कि कौन सी नदी, गोमती नदी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बहुत कन्फ्यूज़न इसमें होती है, तो ये आपको याद रखना है कि लखनऊ जो राज्य या लखनऊ जो ज़िला है यहाँ पर यह गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ शहर आपका ये गोमती नदी के किनारे है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये आपका यमुना के तट पर नहीं है, ये गोमती की नदी किनारे है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि दूधवा नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि दूधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दूधवा नेशनल पार्क दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है। तो हड़प्पा जो संस्कृति थी यानी सिंधु सभ्यता, तो इसका संबंध किससे, लौह युग से, कांस्य युग से, ताम्र युग से, पाषाण युग से। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों आपकी कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता। और बात करें दोस्तों लोहे की, तो वैदिक काल में लोहे की खोज किस में हुई थी, वैदिक काल में, यानी वैदिक सभ्यता में यहाँ पर लोहे की खोज हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 में किसने लूटा था। तो ये आपको बताना है कि सोमनाथ मंदिर को 1025 में किसने लूटा था। ऑप्शन महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, तैमूर लंग। तो जो 1025 में सोमनाथ मंदिर, ये सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पर है सोमनाथ मंदिर। तो ये दोस्तों आपका है गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। और इसको जो लूटा था दोस्तों 1025 में वह था महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर में और उसको नष्ट कर दिया, और वहाँ पर सारा जो वहाँ पर सोने के जो सभी चीज़ थे वहाँ पर सब इसने लूट लिया था। तो महमूद गजनबी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में आए पहले यूरोपीय थे।
तो भारत में जो आए थे वह पहले यूरोपी कौन थे? ब्रिटिश थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, पुर्तगाली थे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारत में आए जो पहले यूरोपी थे वह पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए 1498 वास्को डी गामा भारत आया था और भारत के पुलिकट तट पर यहाँ पर आया था और इसने दोस्तों यहाँ पर भारत की कहा जाता है खोज की थी। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन था आया था? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली इसका ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों किस क्रम में ये आए थे, तो पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डच आए थे, दूसरे नंबर पर डच आए थे। जैसे आपको अगर क्रम पूछे कि यूरोपी किस क्रम में आए थे, तो पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद दोस्तों अंग्रेज़ आए थे, उसके बाद कौन आए थे? अंग्रेज़ आए थे, और उसके बाद यहाँ पर एक और आया था, फिर उसके बाद आए थे यहाँ पर फ्रांसीसी, यानी फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कंप्लीट होते हैं हमारे 25 क्वेश्चंस। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए या आपको पहले से कितने क्वेश्चंस आते थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से दोस्तों ये हमारे जीके की क्लास डेली होती है, तो आप हर रोज़ इसे देखा करिए ताकि आपका जीके भी अच्छे से यहाँ पर एग्ज़ाम में सॉल्व हो पाए। तो उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।